हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस। और लिटरेरी डिवाइसेस में लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ कंप्लीट फिगर्स ऑफ स्पीच भी वी आर डिस्कसिंग, राइट। ये सब हम हमारे डिस्कशन में शामिल कर रहे हैं। एक बात, लास्ट में हम ओ तक पहुंच गए थे। ओ से आज वापस शुरू करेंगे। ओनोमेटोपिया लास्ट में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सी मॉरन। ऑक्सी मॉरन, सॉरी, ऑक्सी नहीं, ऑक्सी बोलेंगे। ऑक्सी मॉरन, ऑक्सी मॉरन, ऑक्सी मॉरन भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन असली जो है लिटरेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, ऑक्सी मॉरन। ऑक्सी मॉरन, ऑक्सी मॉरन, इसका असली प्रोनाउंसिएशन ऑक्सी मॉरन। ना बोल के स बोलना है, ऑक्सी, ऑक्सी मॉरन। डिस्टर्बेंस वाली चीज़ों को बंद कर देते हैं। चलिए, बंद। ऑक्सी मॉरन, ठीक है सर, बात क्लियर हो गई हमें। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना है। अगर इसको मैं तोड़ू, वैसे ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है ये। यहाँ पर दो वर्ड है, ऑक्सी और मोरन। ऑक्सी और मोरन, इनका जो मीनिंग अगर हम देखें, इनका मीनिंग निकालने की हम कोशिश करें। ऑक्सी का मतलब होता है एक्टिव। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, एक्टिव। और मोरन का मतलब होता है लेजी। इफ someone is active cannot be lazy, और if someone is lazy, है ना, ही और शी कैनॉट बी एक्टिव। इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव भी है और लेजी भी है, एक्टिव भी है और लेजी भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी जो मोरन है, हम उसकी डेफिनेशन जो है कैसे रख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सर, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच which is used, which is used to create a contradictory या contradictory effect, contradictory effect और conceptual but not deep, ज्यादा डीप नहीं होगा, है ना। कॉन्ट्रेडिक्टरी इफेक्ट क्रिएट करेगा बाय बाय पुटिंग टू ऑपोजिट, बाय पुटिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड, और टुगेदर वी कैन से, टुगेदर वी कैन से, दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखना जो कि कॉन्ट्रेडिक्टरी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर मीनिंग वाइज देखें तो मीनिंग इज नॉट डीप, है ना, मीनिंग इज नॉट डीप, मीनिंग इज नॉट डीप, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। मीनिंग नॉट डीप, मीनिंग नॉट, ज्यादा डीप मीनिंग नहीं होगी।
क्योंकि अगर हम ज्यादा डीपर जाएंगे, देखो ज्यादा डीप जाएंगे मतलब एक सरफेस लेवल पर, तो हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगर कोई चीज ऐसी इतनी कॉन्ट्रेडिक्टरी है जो सरफेस लेवल पर तो हमें समझ में नहीं आए, मतलब जनरल लेवल पर हम नहीं समझ पाए कि यार ये क्या चीज है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डीप जाएंगे, और डीप जाने का मेरा मतलब है कि आपको किसी ने किसी राइटर की, किसी ने किसी पोएट की कोई न कोई राइटिंग, पोयम, ये जो चीजें हैं, प्रोज है, ड्रामा है, ये पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने जो बात बोली है वो बात पैराडॉक्सिकल होगी, तो वो तो होगा पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरन जो है एक सिंपल चीज है, नेचुरल तरीका है चीजों को रखने का, ठीक है, जिसका ज्यादा डीप मीनिंग नहीं होगा, है ना। वर्ड टू वर्ड आप इसको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं और कंसेप्ट से ले सकते हैं, जहां वो बोला गया है ठीक है उस सेंस में बोला गया है, चलो ठीक है। लेकिन पैराडॉक्स तब पैराडॉक्स होता है जब उसका बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग हो और आप उसके एग्जाम्पल को कहीं पर फाइंड आउट कर सकें, कहीं लिटरेचर में आप उसको फाइंड आउट कर सकें, पहली बात तो ये। और बहुत ज्यादा डीपर हो, सरफेस लेवल पर उसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब निकलेगा। पैराडॉक्स जो होगा, ध्यान देंगे, पैराडॉक्स जो होगा ना, वो एक स्टेटमेंट में होगा, जबकि ऑक्सीमोरन है वो दो वर्ड्स को एक साथ, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखने पर होगा। और वहीं हम एंटीथीसिस की बात कर रहे थे जो हमने पढ़ा। एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीमोरन जो है दो वर्ड्स को एक साथ रखेगा, जबकि एंटीथीसिस में दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स की बात अपन ने की थी। दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे इधर इन्फिनेटिव तो इधर इन्फिनेटिव, इधर जैरेंट तो इधर जैरेंट, इस तरह से, मतलब जैसा स्ट्रक्चर इधर है ऐसा स्ट्रक्चर इधर, तो दो पैरेलल स्ट्रक्चर से आप कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं जो कि डीप नहीं हो, वो है एंटीथेसिस। तो ऑपोजिट वर्ड्स को आप साथ में रखकर, दो ऑपोजिट वर्ड्स को आप साथ में रखकर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो होगा ऑक्सीमोरन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और अगर हम इसके लिटरेरी मीनिंग पर जाए तो ऑक्सी का मतलब है एक्टिव, मोरन का मतलब है लेजी, यानी इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज टू क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट, कंसेप्चुअल बट नॉट डीप, बाय पुटिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। तो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ आपको मिल जाएंगे। कभी कभी बीच में आपको एंड भी मिल सकता है, जैसे आइस एंड फायर, स्लो एंड फास्ट, है ना, यू आर स्लो एंड फास्ट, ऐसे। तो इस तरह के हम ऑक्सीमोरन ले सकते हैं। जबकि पैराडॉक्स क्या होगा, एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट जो है उसकी लिटरली मीनिंग से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे डेथ, डेथ दऊ शेल डाई, डेथ तुम मर जाओगी, ऐसा बोला गया है डेथ बी नॉट प्राउड में। डेथ बी नॉट प्राउड एक पोएम है, ठीक है, उसमें बोला गया है। एक है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो कि बहुत फेमस पैराडॉक्स है, तो भी हम समझेंगे जब पैराडॉक्स पर आएंगे। फिलहाल हम ऑक्सीमोरन की बात कर रहे हैं, तो सर ऑक्सीमोरन में ज्यादा डीप मीनिंग नहीं होगी, क्या होगा, कंसेप्ट तो होंगे, कंसेप्चुअल तो होगा लेकिन डीप नहीं होगा। और समझने के लिए सर डायरेक्टली एग्जाम में कैसे समझे, तो दो वर्ड्स होंगे, डिफरेंट ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, और उनको साथ में रखा जाएगा। एंटीथीसिस में दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स, एक जैसे स्ट्रक्चर्स जो है शामिल होंगे और वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। जैसे टू एर इज ह्यूमन, फॉरगिव डिवाइन, जो हमने लिखा था, यानी गलती करना मानवीय स्वभाव है और क्षमा करना देवीय है, ठीक है। तो यहाँ भी 2+V1 और वहां भी 2+V1, इस तरह से ऑक्सीमोरन की आई थिंक जो है डेफिनेशन है आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होगा भाई, आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
सैंपल्स आ जाते हैं। सैंपल्स जैसे मैंने बोला, किसी को आप बोलेंगे यार लिविंग डेड, वो क्या है, लिविंग डेड है, लिविंग डेड है, लिविंग डेड, लिविंग डेड आप यूज कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, ये तो लिविंग हो रही है, डेड, इफ समवन इज लिविंग ही कैन नॉट बी डेड, अगर वो डेड नहीं हो सकता, अगर जी रहा है तो वो मर नहीं सकता, मृत नहीं हो सकता। ये क्या है, एक ऑक्सी ऑक्सीमोरॉन है। स्वीट सोरो, सोरो कभी स्वीट नहीं हो सकता, दुख है तो फिर वो स्वीट कैसा होगा। प्रिटी अगली, कोई चीज प्रिटी अगली कैसे हो सकती है। वर्किंग वेकेशन, वर्किंग वेकेशन, अगर वर्किंग है तो फिर वेकेशन कैसा हुआ, वेकेशन है तो फिर वर्किंग कैसा हुआ, है ना। ऐसी चीजें क्या कहलाएगी, ऑक्सी मोरॉन कहलाएगी। हम जनरली यूज में ले लेते हैं ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल, अगर वो ओरिजिनल है तो फिर वो कॉपीड नहीं हो सकता, अगर वो कॉपीड है तो फिर ओरिजिनल नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसका कंसेप्चुअल मीनिंग देखें, किसी बुक पर लिखा था ओरिजिनल कॉपी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ठीक है ये चीजें तो कॉपीड है, लेकिन जो कंटेंट है इज ओरिजिनल, कंटेंट इज ओरिजिनल। यहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हैं, कंटेंट इज ओरिजिनल, कंटेंट इज ओरिजिनल, कंटेंट इज ओरिजिनल। तो दो वर्ड्स को आप साथ के साथ रख रहे हैं, तो ऑपोजिट वर्ड्स को फिर वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा। ठीक है, जैसे वाइज फूल, वाइज फूल, सनी शेड, सनी शेड, ठीक है। इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीमोरन का में ले सकते हैं, लिविंग डेड, स्वीट सोरो, प्रीटी अगली, वर्किंग वेकेशन, ओरिजिनल कॉपी, वाइज फूल, सनी शेड। ठीक, इस तरह से आपका ये हो गया ऑक्सीमोरन। इसके एग्जांपल सीख लो। अभी मैं बोल रहा था पहले आपको आइस एंड फायर, ये भी हो सकता है आइस एंड फायर समटाइम, बट ये यूज की जा सकता है। बर्निंग आइस, बर्निंग आइस, साइलेंट क्राई, साइलेंट क्राई, अगर वो क्राई है तो फिर साइलेंट कैसे हो सकता, साइलेंट है तो फिर क्राई कैसे हो सकता, उल्टा हो गया। ये सारी चीजें ऑक्सीमोरन के एग्जांपल्स में आ जाएगी। ऑक्सीमोरन के बाद हम आगे बढ़ेंगे पैराडॉक्स पर आगे बढ़ेंगे। ठीक बात, अब आ जाएंगे हम पैराडॉक्स पर। पैराडॉक्स, विरोधाभास जिसको आप बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत सेंस में काम में ले सकते हैं पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स क्या होगा? एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में तो क्या लगेगा? बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन व्हेन यू गो डीपर, जब आप डीप जाएंगे, है ना, समहाउ आपको थोड़ा सा किसी लिटरेरी चीज को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आपको समझ में आएगी। मतलब सरफेस लेवल पर तो आप डायरेक्टली इसका मतलब निकाल नहीं सकते, तो आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे मैं कोई भी नया एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे मैं पैराडॉक्स, पहले हम इस पर इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डिफाइन कर लेते हैं इसको। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, या बोल सकते हैं इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच is a figure of speech which is used to this is used to define something logical, which is used to define something logical in a contradictory way, a contradictory way, by giving a contradictory statement। कैसे? क्या देकर? एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर आप उसको क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से इस चीज को, समथिंग लॉजिकल चीज है, ऐसी कोई चीज, कोई जो समथिंग लॉजिकल है, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी वे में आप डिफाइन करेंगे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? पैराडॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैराडॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको। एक बात और एक लाइन में लिख लो कि पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट which at first which at first seems to be contradictory, but upon reflection upon reflection then makes sense, then makes sense। ये इसकी एक लिटरेरी डेफिनेशन है। ये पैराडॉक्स क्या है? कि ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सबसे पहले तो हमें क्या लगेगा? एट फर्स्ट तो हमें क्या लगेगा? भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन अपॉन रिफ्लेक्शन, जब थोड़ा सा हम इस पर रिफ्लेक्शन डालेंगे, यानी जब थोड़ा सा इस पर जोर देंगे, इसको डीप जाएंगे, और किसी मुद्दे पर, किसी बात पर, जहां पर ये बात कही गई है वहां पर जाएंगे, इसका लॉजिकल मीनिंग निकालना चाहेंगे, तो वास्तव में इसका लॉजिकल मीनिंग लिख लेगा, बट नॉट ऑन सरफेस लेवल, नॉट ऑन सरफेस लेवल, बट बाय गोइंग डीपर, but by going for some logical writings और रियल राइटिंग्स। ठीक है, तब वहां पर जाएंगे, तब हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यस, इसका ये वाला मतलब। डायरेक्टली आप सरफेस लेवल पर तो बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे कि ये पैराडॉक्स हो भी सकता है या नहीं, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी
स्टेटमेंट एक होगा, यानी कंप्लीट एक सेंटेंस होगा ना। जबकि एंटीथेसिस में क्या था, दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक। और अपने ऑक्सीमोरन में क्या था, दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखेंगे, तब जाके वो ऑक्सीमोरन होगा। यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे, एक बार इसको नोट करो आप। ठीक, वर्ड्सवर्थ का एक एग्जाम्पल है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, दिया है ये वर्ड्सवर्थ ने। सोचो इसकी क्या मीनिंग हो सकती है, मैं आपको बताऊं कैसे ये लॉजिकल है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का रिलेशन क्या है, यार चाइल्ड ही जो है मैन का फादर है, कैसे, बच्चा कैसे पिता बन सकता। आपने सुना होगा कि जो हमारे बचपन के जो ये हैं, वो हमारे आगे हमारी यूथ में और हमारे ओल्ड एज में जो है उनका रिफ्लेक्शन जरूर होता है, यानी आप उसका क्या बोलते हैं, है ना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन, की हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा है कि चाइल्ड को मैन का फादर कैसे कहा गया है। चाइल्ड फादर बन नहीं सकता, वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं बन सकता, फिर कैसे है, फिर कैसे हो सकता है सर। तो ऐसे हो सकता है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो चीज़ें वो बचपन में सीख रहा है, जो एक्सपीरियंस वो बचपन में ले रहा है, वही आगे जाकर क्या है, वो नींव बन रहे हैं, और वो आगे जाकर चीज़ें उसके काम में आ रही है। बचपन में जो सीखा वही आगे काम आया। बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पर तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इस तरह से चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इसने यूज किया वर्ड्सवर्थ ने। फिर एक और यूज हुआ, डेथ thou shall die, डेथ बी नॉट प्राउड, एक पोएम है उससे लिया गया है। पोएम कौन सी है, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ thou shall die, कि डेथ तुम मर जाओगी, डेथ तुम मर जाओगी। डेथ कैसे मरेगी, डेथ तो मर नहीं सकती, डेथ तो कैसे मरेगी। अब यहाँ पर जो है ये कंप्लीट एक पोएम है, इस पोएम को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि जो पोएट है इसमें क्या कहना चाह रहा है। पोएट इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जो हमारी बॉडी है, आर बॉडी डाइज बट नॉट सोल, कि हमारी आत्मा नहीं मरती, हमारा शरीर मरता है। तो डेथ तुम मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा सकती। लोग तुम्हें कहते होंगे तुम शक्तिशाली हो, ठीक है, तुम्हें इस बात पर प्राउड नहीं करना चाहिए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लास्ट में जाकर ये चीज़ें हमें समझ में, तब हमें समझ में आती है कि यार डेथ जो है
ये किस तरीके से इसमें किया गया है। वैसे डेथ को इसमें पर्सोनिफाइड भी किया गया है, पर्सोनिफिकेशन में भी हम इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं, डेथ दो शेल डाई, तो पर्सोनिफिकेशन में भी ले सकते हैं, पैराडॉक्स में भी। ठीक है, देखो इसको। किसकी पोइम है? जॉन डन की पोइम है। इसके बारे में पहले भी मैंने जिक्र किया है, इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। बहुत अच्छी पोइम है। फिर बात आगे बढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। ये है गोस्ट हाउस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। गोस्ट हाउस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसमें इन्होंने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया, आई ड्वेल इन अ लोनली हाउस, आई ड्वेल इन अ लोनली हाउस, आई नो vanished a summer ago। I dwell in a lonely house I know vanished a summer ago। कॉन्ट्रेडिक्टरी है। एक तो ड्वेल यानी रहना, निवास करना, और किसमें? लोनली हाउस में, ऐसा घर जिसमें कोई ना हो, घर में कोई ना हो और मैं रहता हूँ, ये क्या चक्कर है? और वैनिस्ड जो कि नष्ट हो गया हो, जो कि नष्ट हो गया था, अ समर अगो। का क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकलता है कि मैं एक ऐसे घर में अभी रहता हूं, क्योंकि अब घर नहीं, केवल पत्थरों का, केवल पत्थरों का है। इसका क्या मतलब है? केवल केवल पत्थर है अब तो, केवल पत्थरों का है, केवल पत्थरों का है। क्योंकि अगर हम बोलें कि घर कब घर है, घर जब घर है जब उसमें पूरी फैमिली, पूरा परिवार अच्छे से ऐसे खुशी रहता हो। और वो घर मकान कब बन जाता है? जब उसमें कोई नहीं रहता हो। तो क्या बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि भाई मेरे लिए तो क्या है, ये एक लोनली हाउस है जिसमें जो रहते थे, या ये घर तो तब था जब सालों पहले मैं, मेरी फैमिली या कोई फैमिली रहा करती थी। इस तरीके से जो है पैराडॉक्स बहुत ज़्यादा डीपर होगा, का मीनिंग पूरा जाएंगे। यानी पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, पूरा थोड़ा सा पॉइंट में उसको समझना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो आपको तीन चीज़ें जो है परेशान करती हैं, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स। तीनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है, देखते ही आप समझ, है ना? अब इसको लिखो। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन, जो कि बहुत सिंपल है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? मानवीयकरण बोल सकते हैं।
ठीक बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनी मानवीयकरण जिसको, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण। अब सिंपल सिंपल है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यार दिक्कत तो, अब सिंपल चीज़ें तो एग्जाम लायक भी नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें एग्जाम में आएगी है ना, तो सिंपल चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना है। तो हमने जो जो बीच बीच में पढ़ा ना, उसके एग्जाम्पल्स और लिटरेरी एग्जाम्पल्स आप ढूंढो और लिखा करो, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच which is used, it is a figure of speech which is used to give an idea, thing or object, human attributes, human attributes, यानी किसी आइडिया को, किसी वस्तु को, किसी चीज को आप क्या दे रहे हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स यानी ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ये सबसे इजी है। ठीक है, यानी टू ट्रीट और स्पोकन ऑफ, स्पीक ऑफ, टू ट्रीट और स्पीक ऑफ एनी नॉन लिविंग एज इफ इट वर लिविंग, जैसे कि सजीव हो, उसको इस तरह से बोलना है, उसके बारे में इस तरह से बोलना है, या उसको इस तरह से ट्रीट करना जैसे कि क्या है, वो सजीव है। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फिर वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बच्चों की स्टोरीज में काम में ली जाती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इमेजिनेटिव हैं, और देखा जाए तो समवेयर एक मेटाफर भी है, समवेयर मेटाफर की तरह भी काम करता है। मेटाफर में भी क्या है कि दो ऐसी चीजें जो जिनका आपस में रियल लाइफ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप उनको आपस में बिठा रहे हो, उनको आपस में क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, लेकिन वहां पर लाइक और एज का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो मेटाफर हो जाता है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये इसकी तरह है, आप ये बोल रहे हो कि ये यही है। मैं कैमरा हूं, मैं कैमरा नहीं हो सकता, मैं कैमरा हूं ऐसे। तो फिर वो क्या है, मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, डेथ बी नॉट प्राउड, thou shalt die, ऐसे तो वो भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी। लिखो, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक बात। personification creates life and emotions, life and emotions within inanimate objects
आइडियाज और एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, मैं उसी को रिपीट करूंगा। डेथ एक आइडिया है, दाउ शैल्ट डाई, मौत तुम मर जाओगी। अगर यहाँ सेंटेंस शुरू हो ओ डेथ, या अपोस्ट्रोफी भी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से तो लिखो, फिर अपन एक साथ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखें। सिंपल है, बस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा लिटरेरी एग्जाम्पल आपको दे दे, में आपको दिक्कत हो, बाकी इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसे, डेथ्स आइसी हैंड्स, मौत के ठंडे हाथ, द सी वॉज वेरी एंग्री, he was very angry. My heart is dancing. The flowers hung their heads. The sun is peeping through. सनी राइजिंग में देखा होगा, सनी राइजिंग जो पोएम है उसमें सन को पर्सोनिफाइड किया गया। द सन इज पीपिंग थ्रू द विंडोज, सूर्य है वो खिड़की से झांक रहा है। एक बात, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा, तीन आज हमने पढ़े। अब लास्ट वाली जो क्लास रहेगी आपकी रहेगी सिमिली, मेटाफर, जो भी एक दो बचे उन, ठीक है। फिर हमारा फिगर ऑफ स्पीच और रिलेटेड टर्म्स वाला जो टॉपिक है खत्म, फिर हम आगे बढ़ेंगे लिटरेचर पार्ट की तरफ, लिटरेचर पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्पल लिखते रहिए। जितने एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जितना आप इनको रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा ये लॉन्गर
आपके माइंड में रह सके। लिटरेचर पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस समझना है, इंटरेस्ट लेना है थोड़ा सा, और साथ के साथ एग्जाम्पल्स लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।